भारतीय इतिहास की बात करेंगे। ये अध्ययन के क्रम में से निम्नलिखित खंडों में विभाजित कर देखने को ज़रूरत है। हम इसमें प्रागैतिहासिक काल और अर्धऐतिहासिक काल की बात करेंगे, पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल, और नवपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, और ताम्रपाषाण और महापाषाण काल की बात करेंगे। ये अध्ययन की बात करेंगे। इस खंड की विशेषताओं को, इस खंड से जुड़े हुए कालों को अध्ययन के लिए हम साहित्यकार का उपलब्ध नहीं होना है। ये हमारी पूरी तरह से पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भरता। इसलिए इन कालों के अध्ययन में हमारे साक्ष्य से संपूर्ण तस्वीर उभर कर नहीं आता है, परंतु अध्ययन के क्रम से निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य हमें किसी काल विशेष की कहा जाता है, जानकारी दे पाना मुश्किल है। यही बात करेंगे कि यह वो काल है जब भारत में जलवायु परिवर्तन हो रहा था और यह अधिक और सूक्ष्म हो रहा था। इसलिए खेती की भूमि और चारागाह की भूमि विकसित हो रही थी। लोगों के उपकरणों की बनावट में भी अंतर आ रहा था। जहाँ पहले बड़े और भारी उपकरण बनते थे, वहाँ अब छोटे और हल्के उपकरण बनने लगे, जिससे मानव की गतिशीलता बढ़ गई। धीरे लोगों की बसावट में भी अंतर आने लगा और भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ क्षेत्रों में बस्तियों की संख्या कम हो रही थी और वह कुछ अन्य क्षेत्रों में बस्तियां की संख्या बढ़ रही थी। मानचित्र में स्थल देखना है कि मानव पहले शिकारी और खाद्य संग्रह और परंतु कृषि और पशुपालन की शुरुआत के बाद मानव खाद्य उत्पादन का बन गया था और इसमें भी इतिहास बड़े परिवर्तन आए। बढ़ती हुई खाद्य उपलब्धता के साथ लोगों के जीवन में अधिक अवकाश आया और फिर लोगों का आकर्षण धर्म एवं कला की ओर बढ़ा। सबसे बढ़कर हम भारत में पहली उन्नत और नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के रूप में इसी काल में विकसित हुई थी। इतिहास लेखक के संबंधी और दृष्टिकोण के विवाद की बात करेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की आरंभिक जलवायु संबंधी कारण से हुआ था और जनसंख्या वृद्धि के कारण थे। क्या नए पाषाण काल और कृषि की शुरुआत हुई थी कि नवपाषाण काल की क्रांति की संज्ञा दी जा सकती थी? क्या उत्तर भारत में कृषि का आरंभ पश्चिम एशिया की देन है? क्या हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक मेसोपोटामिया के लोग थे? क्या हड़प्पा सभ्यता के वैदिक आर्यों ने समाप्त किया? हम पुरातत्व के अध्ययन की सामग्रियों के सीमा के संदर्भ में हम नवपाषाण काल के लोगों के जीवन के विषय में हमें क्या लाना प्राप्त होता है कि प्रमुख हड़प्पा स्थल और उत्तर पश्चिम के अर्धशुष्क क्षेत्र तथा लवणता वाले भूजल क्षेत्र में क्या उदित हुआ है। यही बात करेंगे कि हम बात करेंगे वैदिक काल क्या था। 1500 से 1600 ईसा पूर्व की बात करेंगे। बौद्ध काल की बात करेंगे 600 ईसा पूर्व में की बात करेंगे। 400 ईसा पूर्व में मौर्य काल की बात करेंगे। 400 ईसा पूर्व में 2000 ईसा पूर्व की मैसूल काल की बात करेंगे। 2000 ईसा से 300 ईसा पूर्व में गुप्त काल की बात करेंगे। 300 ईसा से 600 ईसा तक थी। गुप्त उत्तर काल का था 600 से 750 ईस्वा तक था और पूर्व मध्यकाल की बात करेंगे 750 से 1200 ईसा से। अध्ययन की विधि की बात करेंगे कि इस काल की घटनाओं की 1000 और 1500 वर्ष पहले घटित हुई थी। इसलिए से इन कालों के अध्ययन में भी हम अध्ययन सामग्रियों का विश्लेषण की आवश्यकता है। हम चाहे तो किसी भी काल को उपलब्धियों का गुणगान करते हैं और फिर किसी काल की सीमाओं को दर्शाते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये खड़ा होता है कि संबंध काल की जानने का हमारे पास स्रोत क्या है। पहले खंड के अध्ययन से हमारे पास केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध था
परंतु इस काल में साहित्य और सामग्री थी उपलब्ध हो गई। अब देसी साहित्य के साथ साथ विदेशी साहित्य भी उपलब्ध है। यही हम बात करेंगे कि इसका सबसे बड़ा लाभ यह मिला है कि हम इस काल के विशेष के अध्ययन में हम सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन और धर्म एवं विचारधारा के संदर्भ में विस्तार से जान सकें। परंतु इसका एक नकारात्मक पक्ष है कि साहित्य सामग्रियों पर इतिहासकारों की अधिक निर्भरता, जबकि प्राचीन ग्रंथों की प्रामाणिकता और निश्चित नहीं है। इतिहास के अध्ययन का अर्थ है कि राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में निरंतरता तथा परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करना, जिन्हें हम तत्व और फैक्ट्स के रूप में देखते हैं। एक दृष्टिकोण से सिद्ध करने का उदाहरण है कि राजनीति का विस्तार, प्रशासन की बात करेंगे, आर्थिक, कृषि, शिल्प, वाणिज्य, व्यापार, मुद्रा अर्थव्यवस्था एवं नगरीकरण, सामाजिक वर्ण, जाति और महिलाओं की, शूद्रों की, अछूतों की दशा, सांस्कृतिक, धर्म, दर्शन, शासक और साहित्य कला की बात करेंगे। अब यहीं